हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कई कई बार पेपर में पूछे गए हैं और इनका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। और आप लोग इसमें बताना आपके कितने क्वेश्चन आपके जो है इसमें सही हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इन सभी में जो ऑप्शन दिए गए हैं, लौह तत्व जो प्रचुर मात्रा में मिलेगा वह मिलेगा आंवला पालक गुड़ में। तो जिन लोगों ने तीसरा ऑप्शन करेक्ट किया इसमें से उन सभी का सही है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिया गया कौन से एक समूह जड़ों का है। तो इसमें से जड़ों का जो समूह है वो हो जाएगा गाजर चुकंदर मूली। गाजर चुकंदर मूली। तो जिसने भी दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें से प्रश्न का आंसर तो उनका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो हमसे ज़्यादा 4 गुनी मतलब मनुष्य से 4 गुनी ज़्यादा देखने की जो है क्षमता होती है बाज चील गिद्ध में। बाज चील गिद्ध में। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य में है। तो यह स्थित है तेलंगाना में। कहाँ पे स्थित है यह? तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो वो है मैना। मैना झटके से आगे पीछे करती है अपनी गर्दन को। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है, इनमें से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो मणिपुर इनमें से संघ शासित प्रदेश नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। उसके बाद क्वेश्चन है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। ये शिक्षार्थियों को उनको अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है इसको एक उपयुक्त के रूप में? कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। झारखंड में तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल। मतलब जंगल को तोरांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गलत दिया गया कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, रामस प्रदान करना, भोजन संचित करना, भंडारण करना,
पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं? तो जड़ों के कार्य होते पौधों को सहारा देना, भोजन को संचित और भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो यहाँ पे ए सी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है तो यही सही हो जाएगा, ए सी और डी। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो ये बात की जा रही है यहाँ पे असम की। कहाँ की? असम की। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी जो है और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः होंगी दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। इस प्रकार का जो प्रयोग किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन या फिर चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो यहाँ पे जो 6 थीम बताई गई थी उनमें से एक हो जाएगी चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधवाद की पहचान करना। तो पूछा गया क्या नहीं लिखना चाहिए? तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना यह नहीं लिखना चाहिए, निर्णय वाले कथनों को लिखना यह भी नहीं लिखना चाहिए। उपाख्यान अभिलेखों में जो है मजबूतियों और कमजोरों की पहचान करना लिखा जाना चाहिए, बच्चे की रुचियों और संबंधवाद की पहचान करना चाहिए। तो पूछा गया है क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो ए और बी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए, दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी जो है यहाँ पे निगेटिव दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पर्यावरण विज्ञान के अलग अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। तो एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए क्या करना चाहिए? एक पाठ में 2 या जो है अधिक विषय के क्षेत्र को मिलाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, या फिर अच्छे ड्राइंग कौशल वाले जो है शिक्षार्थियों की पहचान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। इसको छात्रों के प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछा गया सही नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत दिया गया है रचनात्मक आकलन के बारे में कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, इसका क्या तात्पर्य होता है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। तो मानचित्रण कौशल जो होता है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में,
शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? अवधारणा मानचित्रण, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। तो आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है अवधारणा मानचित्रण। अवधारणा मानचित्रण। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है, इसमें से ए वाला ऑप्शन सही है, सी सही है और डी सही है। ए सी डी सही है, जबकि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा, ए सी डी। अगला प्रश्न है, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण दिशा में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 11 से 45 किलोमीटर दूरी तय की, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी लगभग? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसका सी वाला ऑप्शन है उसका सभी सही है। ये सारे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।